तुझसे इश्क किया है मैंने बेइंतहा। हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग अच्छे होंगे। तुम लोगों को ज़रा से भी शर्म नहीं आती? कल ना भाई ईशानवी का दिल टूटा था और तुम लोग कमेंट सेक्शन में दांत निकाले हो। लगता है तुम्हारा कोई काट के नहीं गया ना, तभी। भाई तुम लोगों के अंदर दिल है या पत्थर बन चुका है, या तुम्हारा कटा है तो सबका कटेगा, इस टाइप में तुम लोग हंसने निकल रहे हो। पता है दिल टूटता है तो कितना दर्द होता है। ओह, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो दिल कहाँ से टूटेगा, बदतमीज। वैसे देखो, कुछ लोग मतलब नाराज़ होंगे कि एक दिन राजा दिल आएगी एक दिन बेंद। पर देखो, मैं तुम लोगों पे छोड़ देती हूँ, ठीक है? जैसे पहले छोड़ा था, इस बार भी तुम लोगों पे छोड़ दे रही हूँ। देखो, अगर तुम्हें स्टोरी डेली चाहिए तो या लाइक्स आने चाहिए। डिपेंड करेगी स्टोरी लाइक्स पे और कमेंट्स पे। अगर लाइक और कमेंट अच्छा हुआ तो अगले दिन स्टोरी आ जाएगी, वरना एक दिन डाल दो, एक दिन बेइंतहा चलेंगे। डिपेंड्स ऑन यू गाइस, यू। देखो, इतना इजी नहीं है इस स्टोरी को रिकॉर्ड करना। मैं झूठ नहीं बोली, मुझे मेरे 5 घंटे लग जाते हैं। 5-6 घंटे आराम से इस स्टोरी को रिकॉर्ड करने में लग जाते हैं, और खासकर एडिटिंग में। तुम लोगों को लगता होगा एक साथ पूरा 35-34 मिनट का 49 मिनट का रिकॉर्ड कर लिया। भाई एक एक मिनट का मैं रिकॉर्ड करती हूँ। ये जो तुम डायलॉग्स चट्ट से दूसरी आवाज़ में सुनते हो ना, चेंज करने में टाइम लगता है, इसलिए फिर 1 मिनट का रिकॉर्ड किया, फिर दूसरे मिनट से स्टार्ट किया अलग से। तो एडिटिंग में मुझे 1-1.5 घंटे लग जाता है। इफ़ेक्ट्स ऐड करो, बैकग्राउंड म्यूज़िक और फिर वॉइस, लगता है टाइम मुझे। तो एफ़र्ट्स मैं डाल रही हूँ, तो उसी हिसाब से मुझे एफ़र्ट्स का सारी चीज़ें मिलनी भी चाहिए। तो मेरी मांग कोई गलत नहीं है। सो डिपेंड्स ऑन यू। लाइक कमेंट हो गए अच्छे से तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, वरना राज़ दिल मैं वो भी देने की कोशिश करूँगी। तुम लोग समझो कि गाय हो तुम, अब बन रही हो। तो देखो, राज़ दिल देने में मेरा ही नुकसान है, क्योंकि वो चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो मेरा ही नुकसान है। पर अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उसका कुछ मिलना भी चाहिए। तो मैं मेंबरशिप के लिए फ़ोर्स नहीं कर रही, इसीलिए मैंने कहा नहीं है कि मेंबरशिप लो। मतलब कुछ लोगों को कहा है जो ख़ास थे, मतलब तो उन लोगों को कहा था, बाकी मैंने किसी को फ़ोर्स नहीं किया है, क्योंकि मैं जानती हूँ पैसा हर किसी के पास नहीं होता है, ओके? तो मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर रही, पर लाइक और कमेंट कहने का तो हक है मेरा। और मेंबर्स, मैं तुम्हें भी कह रही हूँ, क्योंकि मेंबरशिप ज़्यादा लोगों ने ले रखी है और तुम्हारे भी दिमाग ख़राब है, ओके? फिर भी अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो मान जाना थोड़ा बहुत, अब इतना तो मान ही सकते हो, ओके? तो अब छोड़ते हैं इन सारी बातों को और सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, जिसका नाम बेइंतहा द मैरिज अंडर फोर्स सीज़न 2 पार्ट 38, जिसके प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं सुना हो तो प्लीज़ सुनकर आइए। आते हैं आज सीधे अपनी स्टोरी पे। यहाँ जैसे ही आरज़ू के अब्बू और आरज़ू घर से बाहर निकले थे, इनके कानों में बहुत सारे कार्स की आने की आवाज़ जाती है। अब्बू, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटे, चले। हाँ अब्बू, आप पहले हमें एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाना है, वहाँ छोड़ दें, फिर आप चले जाइएगा। जी बेटे। ये कहते हुए जो आरज़ू के अब्बू थे, वो सामने खड़ी बाइक की तरफ बढ़ ही पाए थे आरज़ू के साथ, तभी उनके सामने 3-4 कार्स आकर रुक जाती हैं। आरज़ू के अब्बू और आरज़ू देखते हैं उन कार्स की तरफ। कुछ पल के लिए जो आरज़ू होती है वो डर जाती है और अपने अब्बू की आर्म को पकड़ लेती है धीरे से। कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा। इधर जैसे उन्होंने ही कहा था, सामने वाली कार का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से ईशानवी बाहर निकलती है। ईशानवी की हालत बहुत ही ख़राब थी। उसकी आंखों के नीचे ऐसा लग रहा था काले थोड़े से गड्ढे पड़ चुके हैं। उसके बाल थोड़े से बिखरे हुए थे और वो थोड़ा सा लड़खड़ा कर चल रही थी, क्योंकि उसने रात को बहुत पी थी, बहुत ज़्यादा। और वो सिर्फ कार से उतर कर देखती है सीधे आरज़ू की तरफ। आरज़ू और आरज़ू के अब्बू भी देख रहे थे ईशानवी की तरफ। ईशानवी धीरे से चलते हुए आती है आरज़ू के अब्बू और आरज़ू के पास। पहचाना अंकल जी? मुझे नहीं लगता होगा कि आप मुझे भूल पाए होंगे। ओह अंकल जी नहीं, अंकल जी नहीं, सॉरी, ससुर जी। है ना ससुर जी? पहचान तो गए होंगे आप मुझे।
कल मेरे मॉम डैड रिश्ता लेकर आए थे आपके घर और आपने उन्हें मना कर दिया। ये कहते हुए जो शानवी थी वो आरजू के अब्बू की कॉलर पे हाथ रखती है। ये जो आरजू थी जैसे ही चीज़ देखती है ना वो शानवी का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही आरजू ने हाथ पकड़ा था ईशानवी का, जो ईशानवी होती है वो स्माइल करती है तिरछी सी और अपनी गर्दन को टेढ़ी करती है और देखती है आरजू की तरफ और कहती है, ओ मैं तो भूल गई तुम्हें। इधर जो आरजू ने हाथ पकड़ा था वो तुरंत ही छोड़ देती है। ईशानवी हमारे अब्बू की कॉलर छोड़े। अरे मैं कुछ कर थोड़ी ना रही हूँ ससुर जी के साथ, बस उनकी कॉलर थोड़ी बिगड़ी हुई थी। अब मेरी ससुर जी की शानो शौकत में कुछ गड़बड़ी हुई तो उसे सही करना मेरा फ़र्ज़ है कि नहीं। ईशानी देखिए आप तमाशा ना करें और जाए यहाँ से, जाए यहाँ से आप। मैं तमाशा कर रही हूँ? तमाशा तो तुमने मेरी ज़िंदगी को बना के रख दिया है और तुम्हें मेरा तमाशा लग रहा है। इतना कहते हुए जो आरजू के अब्बू के सामने खड़ी हुई थी वो आती है आरजू के पास। आरजू बेटे आप अंदर जाएं। पर अब्बू आप, हमने कहा बेटे आप अंदर जाएं। जी अब्बू, ये कहते हुए वो ईशानवी की तरफ देखते हुए ही अंदर जाने लगती है। 2 कदम ही बढ़ाए थे आरजू ने, पर दूसरे ही पल जो ईशानवी होती है वो आरजू की कलाई को कसकर पकड़ लेती है। आरजू मुड़कर देखती है अपनी कलाई की तरफ और फिर देखती है ईशानवी की तरफ। मेरी बेटी की कलाई छोड़ो, तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, कम से कम हमारी इज्जत तो रहने दो। तो ईशानवी देखती है आरजू के अब्बू की तरफ और कहती है, क्या कहा आपने? हमारी कोई इज्जत नहीं है। आपकी कितनी इज्जत है? देखो मेरी बेटी का हाथ छोड़ो, तमाशा मत करो, यहाँ सब लोग देख रहे हैं। हमें हमें चैन से जी लेने दो। कल तुम्हारे वालिदैन ने कम तमाशा किया था जो अब तुम करने आई हो। मेरे मॉम डैड ने तमाशा किया, तमाशा तो आपने बनाया था उनका। शादी हमारा हाथ छोड़े। ये कहते हुए जो आरजू होती वो अपनी कलाई को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और शानवी के हाथ की तरफ देख रही थी। शानवी का हाथ टाइटली होते जा रहा था। शानवी हमने कहा हमारा हाथ छोड़े। इधर जो शानवी होती वो हाथ नहीं छोड़ती और थोड़ा सा हाथ खींचती है आरजू को। जो आरजू होती है वो खींच आती है ईशानवी के पास। इधर जो आरजू के अब्बू थे वो रोकने की कोशिश करते हैं, पर दूसरे पल जो बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे वो आरजू के अब्बू को पकड़ लेते हैं थोड़ा सा। इधर ईशानवी आरजू की नज़रों में देखते हुए कहती है, क्या कमी है मुझ में जो तुमने ये सब किया? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या कमी थी मुझ में? आप पूछ रहे क्या कमी है आप में अच्छा क्या है ईशानवी? क्या अच्छा है आप में? एक नंबर की गुंडी लगती है आप। तमीज़ नहीं है आपके अंदर और ना ही तहज़ीब है। बदमाश है आप एक नंबर की। और अब आप हमारा हाथ छोड़ें ईशानवी, हमारा हाथ छोड़ें। ये कहते हुए आरजू अपना हाथ छुड़ाने लगती है पर ईशानवी ही आरजू का हाथ नहीं छोड़ती है। तभी आरजू के जो अब्बू थे वो बॉडीगार्ड से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं, क्योंकि बॉडीगार्ड्स ने बड़े बुजुर्ग समझ कर उन्हें बहुत ही हल्के से पकड़ा हुआ था, इसीलिए आरजू के अब्बू अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और देखते हैं सबकी तरफ। तो सब लोग इसी तरफ देख रहे थे, अच्छा खासा तमाशा हो चुका था। सभी लोग ईशानवी और आरजू के बारे में ही बात कर रहे थे कि ये लड़की यहाँ क्यों मिलने आई है, कौन है ये लड़की, क्या दुश्मनी है इसकी, क्या रिश्ता है इनकी भी। सभी लोग ये बातें कर रहे थे और जैसे जैसे आरजू के अब्बू के कानों में ये बातें जा रही थी आरजू के अब्बू का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कोई भी बाप अपनी बेटी के खिलाफ ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता
कि उसका अफेयर इसके साथ चल रहा है। और आरज़ू के अब्बू ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो देखते हैं ईशानवी के हाथ की तरफ, जिसने आरज़ू का हाथ गुस्से से पकड़ रखा था और अपनी तरफ आरज़ू को खींचा हुआ था। वो तुरंत ही आते हैं और ईशानवी से आरज़ू का हाथ छुड़ाते हैं, उसे पीछे करते हुए गुस्से में कहते हैं, नशे में धुत हो तुमसे सही से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। पहले मेरी कार जला दी, फिर मुझे नौकरी से निकलवा दिया, और अब मन नहीं भर रहा तो मेरी बेटी के खिलाफ ऐसा बोल रही हो तुम। अरे तुम्हारी तो इज्जत एक चपरासी के बराबर भी नहीं है। अरे चपरासी की भी एक इज्जत होती है, पर तुम्हारी तो वो भी नहीं है। तमाशा बना के रख दिया है हमारा। अरे तमीज़ तो तुम में नहीं है, ना ही तुम्हारे वालिद में है। जैसे तुम्हारे वालिद है ना, वैसी ही तुम हो। तो जैसे ही ये बात आरज़ू के अब्बू ने कही थी, जो ईशानवी होती है 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करती और ईशानवी सीधे आरज़ू के अब्बू का कॉलर पकड़ लेती है। जैसे ही ईशानवी ने आरज़ू के अब्बू का कॉलर पकड़ लिया था, वैसे ही आरज़ू ईशानवी की खींच के थप्पड़ मार देती है। जो ईशानवी ने कॉलर पकड़ ली थी ना, वो छूट जाती है ईशानवी के हाथ से। ईशानवी का सिर एक तरफ हो जाता है। आरज़ू ने इतनी तेज थप्पड़ मारा था ईशानवी के। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे अब्बू की कॉलर पकड़ने की? हाउ डेयर यू ईशानवी! इतना कहते हुए वो ईशानवी की तरफ बहुत ही गुस्से से देखती है। ईशानवी की आंखों में तुरंत आंसू आ जाता है और वो देखती है आरज़ू की तरफ। उधर जो आरज़ू होती है वो आती है धीरे से ईशानवी के पास और उसकी कॉलर पे अपना हाथ रखती है और बहुत ही धीरे से कहती है, जिससे उनके अब्बू ना सुन पाए। पहले ना हमें थोड़ा सा अफसोस था कि हमने आपके साथ गलत किया, पर अब हमारे अंदर ना इतना सा भी अफसोस नहीं है कि हमने आपके साथ ये किया। आप इसी के लायक हैं ईशानवी। जो हमने आपके साथ किया ना, बिल्कुल सही किया। प्यार का नाटक करके आपके साथ बिल्कुल सही किया, क्योंकि आपको हम ऐसे नहीं तोड़ सकते थे। अब जो तोड़ा है ना, आप पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। ये कहते हुए वो ईशानवी को थोड़ा सा धक्का सा देती है, उनकी चेस्ट पे हाथ रख के। ईशानवी का यहाँ पे दिल होता है ना, बहुत ही कसकर टूटता है, बहुत ही ज़्यादा। भाई उसके आंखों से ना आंसू बंद नहीं होते। उसकी आंखें पूरी तरीके से भर आई थी और वो बस देख रही थी आरज़ू की तरफ। इधर बानी ने ये सारा सीन देख लिया था कार में बैठे हुए। जस्ट उसकी कार रुकी ही थी आके, बॉडीगार्ड ने उसे इन्फॉर्म कर दिया था जैसे ही उसे पब में ईशानवी मिली थी। और जब तक बानी यहाँ आई तब तक देर हो चुकी थी। और जैसे बानी देखती है सारा चीज़, वो उतरती है सीधे कार से और आती है आरज़ू के सामने, और जो बॉडीगार्ड्स ने गन पकड़ रखी थी, सीधे वो मशीन गन निकाल दी है बॉडीगार्ड के पास से और सीधे आरज़ू पे रख देती है। इधर जो आरज़ू और आरज़ू के अब्बू होते हैं वो डर जाते हैं। आरज़ू के अब्बू आरज़ू को पकड़ कर पीछे करते हैं, तभी पीछे ईशानवी को उल्टियाँ होने लगती हैं। जो बानी ने गन डाल रखी थी आरज़ू पे, वो देखती है पीछे और उसके हाथ से गन गिर जाती, क्योंकि ईशानवी को खून की उल्टियाँ हो रही थी, वो वॉमिट खून की कर रही थी। ईशानवी, ये कहते हुए बानी आती है भाग कर ईशानवी के पास, और जो ईशानवी गिरने जा रही थी ना, वो ईशानवी को पकड़ लेती है। जो आरज़ू खड़ी होती है, पता नहीं क्यों आरज़ू के भी 2-3 कदम बढ़ जाते हैं ईशानवी की तरफ, पर दूसरे पल आरज़ू खुद को रोक लेती है। ईशानवी, क्या हुआ ईशानवी? तुम लोग देख क्या रहे हो? जल्दी से कार निकालो। तो कहते वो जो पानी थी बहुत ही गुस्से में चिल्लाती है और जल्दी से वो ईशानवी को पकड़ती है, धीरे से उसे उठाती है थोड़ा सा कंधों के सहारे से और कार में बिठाती है। सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो जल्दी से कार को स्टार्ट करते हैं। जो बानी होती है वो भी देख बैठती है जल्दी से ड्राइविंग सीट पर और हॉस्पिटल की तरफ कार ले जा रही थी। अब वो एक बार भी आरज़ू की तरफ नहीं देखती है। बानी को सीधे ईशानवी को हॉस्पिटल की तरफ लिए जा रही थी।
इधर जो आरज़ू है वो ईशानवी की कार को जाते हुए देख रही थी और देखती है रोड पे जहाँ पे ईशानवी का खून पड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों आरज़ू की आंखों में भी एक आंसू आ जाता है, पर दूसरे पल आरज़ू अपने आंसू को पोंछ लेती है। आरज़ू बेटे चले अंदर, हमें आपसे बात करनी है। अब्बू हमसे? हमें आपसे बात करनी है। तभी हमजा वहाँ पे आ जाता है। मामू जान, ये अभी हमने ईशानवी और बानी को जाते हुए देखा। ये लोग फिर से आए थे यहाँ पे। हमजा आप कहाँ गए थे? आरज़ू वो बस हम अम्मी को लेने गए थे। क्या हुआ मामू जान? कुछ नहीं हुआ बेटे, आए हमें आप दोनों से बात करनी है। और आपकी अम्मी कहाँ है हमजा? वो अम्मी आ रही, ये ले आ गई अम्मी। क्या हुआ भाईजान, क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं अम्मा, हमें आपसे बात करनी है, आप तीनों लोग अंदर आए अभी। तो कहते हो जो आरज़ू के अब्बू होते हैं वो चले जाते हैं सीधे घर के अंदर। जो आरज़ू और हमजा ये तीनों लोग भी आते हैं अंदर। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जो बानी थी वो जल्दी से ईशानवी को कार से निकाल कर उसे स्ट्रेचर पर लिटाती है। ईशानवी बेहोश हो चुकी थी और उसके फेस पे खून लगा हुआ था। बानी बस उसकी तरफ रोते हुए देख रही थी, उसके गाल पे मारते हुए धीरे से जा रही थी। ईशानवी, ईशानवी उठो, ईशानवी क्या हुआ है तुम्हें? ईशानवी ये कहते हुए उसके फेस पे मारे जा रही थी, पर ईशानवी को होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर, डॉक्टर कोई है नहीं क्या? ये कहते हुए बानी बहुत ही तेज चिल्लाती है। जो डॉक्टर होती है वो जल्दी से आती है ईशानवी के पास और उसको देखती है। जल्दी से अपने वार्ड में शिफ्ट करो। जो वार्ड बॉयज होते हैं जल्दी से ईशानवी को वार्ड में ले जाते हैं। जो बानी थी वो बस ईशानवी को वार्ड में जाते हुए देख रही थी, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या कर दिया ईशानवी तुमने अपने साथ? तुम तो इतनी वीक कभी नहीं थी। तो ईशानी डैडो की लड़की हो, तुम इतनी वीक नहीं हो सकती। कहते हुए वो देख रही थी बस ईशानवी को चाहते हुए। ईशानवी वार्ड में चली जाती है। पानी वहीं पर बेंच पर बैठ जाती है, बस उस वार्ड की तरफ देख रही थी जिसमें ईशानवी गई थी। प्रोफेसर आज़ू तुम इस हद तक गिर जाओगी मुझे नहीं पता था। तुमने ईशानवी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उसने तुम्हारे अब्बू की कार चलाई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्रोफेसर आज़ू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कहते हुए वो बॉडी गार्ड्स की तरफ देखती है और खड़ी होती है और कहती है प्रोफेसर आज़ू की जॉब गई है ना, और उसके अब्बू की? अब याद रहे इन दोनों को पूरे इंदौर में कहीं भी जॉब ना मिलने पाए। समझ गए? समझ गए कि नहीं? जो सारे बॉडी गार्ड्स होते हैं वो हाँ में सिर हिलाते हैं और कुछ बॉडी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। बाकी के ईशानवी के वार्ड के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो जो बानी थी वो बस बैठ कर वार्ड की तरफ देख रही थी। तो दूसरी तरफ से दिखी हाउस में आरजू के अब्बू सभी के सामने बैठे हुए थे। आरजू बेटे, हमजा आप दोनों लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं, ऐसी बात जो हम ना जानते हो? नहीं मामू जान। नहीं अब्बू। क्यों, क्या हुआ मामू जान? कुछ नहीं बेटे, हमें ये नहीं समझ आता कि कल उन दो लड़कियों के वालिदैन ऐसे ही तो आ नहीं जाएंगे रिश्ता लेकर, वो भी इतने सारे शगुन और पूरी परिवार के साथ। मामू जान आप उन लोगों को नहीं जानते हैं, खूनी परिवार है उनका। अरे 1500 लोगों का कत्ल कर चुके हैं वो लोग, बेरहमी से मार चुके हैं वो लोग। आप जानते हैं क्या है उनके बारे में? झांसी में इनका अलग रुतबा चलता है। इनके ईगो को कोई हर्ट कर दे तो उसे छोड़ते नहीं, बस उसी ईगो के चलते हुए आए थे। और आप भी क्या इन चीज़ों को लेकर बैठ गए? लड़कियों से लड़की होकर प्यार करना गुनाह होता है। हाँ हम भी क्या बात लेकर बैठ गए हमसा बेटे। ये छोड़े, हमने एक फ़ैसला लिया है। कैसा फ़ैसला मामू जान? बेटे हमने इन सारी चीज़ों के चलते सोचा है कि आपका और आरज़ू का अब निकाह करा देते हैं। क्या अब्बू? क्या हुआ बेटे आरज़ू? कुछ नहीं अब्बू, कुछ नहीं। मामू जान पर इतनी जल्दी निकाह? आप तो कह रहे थे कि कुछ महीने बाद करेंगे। बेटे हमजा, जो बाहर बातें हो रही हैं, जो इन दो लड़कियों ने तमाशा फैलाया है, ये आग की तरह बढ़ता ही जाएगा।
आज 4 लोग कह रहे हैं, कल 8 लोग कहेंगे और फिर ये बातें सच लगने लगेंगी। और एक बार लड़की की बदनामी हो जाती है ना, तो समाज में बहुत ही दिक्कत आती है। इसीलिए हमने सोचा है कि आपका और आरज़ू का निकाह अब जल्दी ही करा देते हैं। लोगों के मुँह पे ताला लग जाएगा। जी मामू जान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इधर जो आरज़ू होती है, बस देख रही थी अपने अब्बू और मामू जान की तरफ, आई मीन हमज़ा की तरफ। तभी हमज़ा की अम्मी बोलती हैं, बिल्कुल सही कहा भाईजान, हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे कि आरज़ू और हमज़ा का निकाह करा देते, पर आप भी देर में देर किए जा रहे थे। वैसे भाईजान एक बात कहेंगे, भले आपको खराब लगे, तीखी लगे, पर एक बात कहेंगे, आपने अपनी लड़की को छूट ज़्यादा दे रखी है। कितनी बार कहा था आपसे कि आरज़ू की लगाम कस के रखें। अम्मी आप शांत बैठे प्लीज़। मामू जान, आप जो सोच रहे हैं आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हाँ बेटे हमज़ा, तो हमने सोचा है कि आपका और आरज़ू का निकाह अब 2 ही 3 दिन के अंदर करा देते हैं। ज़्यादा देर करना सही नहीं रहेगा। जिस तरीके की वो दोनों लड़कियां हरकतें कर रही हैं, दिक्कत और बढ़ सकती है। निकाह करा देना जल्दी ही सही रहेगा। जी मामू जान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी यमुना बोलती है, पर भाईजान 2 दिन में निकाह की तैयारी कैसे हो पाएगी? हम इतनी जल्दी और इतना सादा निकाह नहीं करेंगे। हमारा इकलौता लड़का है, आपकी इकलौती लड़की है, तो निकाह तो धूमधाम से ही होना चाहिए। यमुना आप फिक्र ना करें, हम सारे इंतज़ामात सही तरीके से करेंगे। जैसे हम पहले निकाह करना चाहते थे धूमधाम से, वैसे ही सारी सहूलियत के साथ हम अपनी बेटी को रुखसत करेंगे आपके घर। आप चिंता ना करें, जो चीज़ें हम पहले देने वाले थे वो अभी भी देंगे। मामू जान, आप अम्मी की बात पे ध्यान न दें। आप जैसे भी आरज़ू को रुखसत करेंगे, हम उन्हें घर ले जाएंगे। नहीं बेटे हमज़ा, हमारे भी कुछ फ़र्ज़ बनते हैं। आरज़ू हमारी एक लड़की है, तो उसके लिए हमारा कुछ करना भी बनता है। भले ही ज़्यादा और लगेगा, हम पूरे सहूलियत से अपनी बेटी को रुखसत करेंगे। पूरी धूमधाम से अपनी बेटी का निकाह करेंगे इन 2 दिनों के अंदर। हम अभी मौलवी साहब से बात करते हैं। और यमुना आप चिंता ना करें, जितनी चीज़ें हम आपको देने वाले थे उतनी ही देंगे, ठीक है? जी भाईजान, ये कहते हुए बस यमुना हल्की सी स्माइल करती है और हमज़ा की तरफ देखती है और कहती है, चलो बेटे हमज़ा, हाथ तो तुड़वा कर बैठे ही हो, पता नहीं और क्या क्या तुड़वाओगे। चलो अम्मी, हम बाद में आएंगे। बेटे हमज़ा चलो। हमज़ा बेटे आप जाएं यमुना के साथ। जी मामू जान, ये कहते हुए जो हमज़ा होता है खड़ा होता है और आरज़ू की तरफ देखता है और कहते हैं, आरज़ू अपना ख्याल रखे। जी हमज़ा, अब हम क्या हुआ बेटे? आप अब कुछ दिन रुक जाएं, बाद में आप जॉब की तलाश में जाना। आप अभी रहने दें, आप अपनी निकाह की तैयारी करें, आप थोड़ा आराम करें जाके। आपका बाहर निकलना अभी सही नहीं है। जी अब्बू, ये कहते हुए आरज़ू खड़ी होती है और सीधे अपने रूम में आकर अपने बेड पे जाती है। पर पता नहीं क्यों आरज़ू को थोड़ी सी शानवी की याद आ रही थी। शानवी जो आरज़ू के इतना करीब आ चुकी थी ना, इन दोनों के बीच काफ़ी कुछ हो चुका था, तो कहीं न कहीं आरज़ू के दिल में, या कहो कि सिर्फ दिमाग में, ईशानवी थी। उधर जो आरज़ू होती है बस बेड पे लेटे हुए सामने पिल्लो की तरफ देखती है और कस के उसे हग कर लेती है। क्या हो रहा है? हम उसके बारे में क्यों सोच रहे थे? हमने बस नाटक किया था, बस अपने अब्बू का बदला लिया था। हम बेवकूफ़ी है हमारी। हमज़ा के साथ निकाह कर रहे हैं। हमज़ा हमारी मोहब्बत है। ये कहते हुए उस पिल्लो को दूर फेंक देती है और बस एक बुक लेकर बैठ जाती है, जिसमें हमज़ा और आरज़ू की बचपन की पिक्स थी, आई मीन बीच-बीच में रखी हुई थी। वही अब आरज़ू देखने लगती है। दूसरी तरफ जो बानी थी वो बैठी हुई थी, तभी डॉक्टर वार्ड से निकलती है। इधर बानी तुरंत डॉक्टर के पास आती है और कहती है, क्या हुआ डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? शी इज़ फाइन मिस बानी, बट
उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम कर ली थी। उनकी डेथ भी हो सकती थी, कोमा में जा सकती थी वो। क्या ईशानवी ने अल्कोहल? हाँ मिस बानी, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम की थी। लगता नहीं है कि मिस ईशानवी कभी अल्कोहल कंज्यूम करती होंगी। नहीं डॉक्टर, उसने कभी ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया है, कभी नहीं पी उसने, अरे देखा भी नहीं उसकी तरफ। पर कल उन्होंने लगता है बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ली थी। पता नहीं मिस बानी, आपको ध्यान रखना होगा कि अगली बार मिस ईशानवी अल्कोहल कंज्यूम ना करें, ड्रिंक ना करें बिल्कुल। उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जो लोग कभी ड्रिंक नहीं करते अचानक से वो चीज़ें कर लें तो एंजाइटी, उल्टी, चक्कर भी आ सकते हैं। पर ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है तो कभी कभी लोग कोमा में भी चले जाते हैं। उनके ऑर्गन्स एक बार में ही डैमेज हो जाते हैं। आपको ईजी लगता होगा पर कभी कभी एक इंसान पे ज़्यादा ही इफ़ेक्ट कर जाती है। जी डॉक्टर, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? नहीं, अब शी इज़ सेफ नाउ, डोंट वरी, आप उन्हें ले जा सकती हैं। पर ध्यान रखना और स्ट्रेस प्लीज़ मत लेने देना उन्हें, और ख़ासकर गुस्सा नहीं बिल्कुल। लगता है मिस्टर शानवी बहुत ही गुस्से वाली है। जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूँगी। इतना कहते हुए जो डॉक्टर होती वो चली आती, तो जो बानी थी वो आती है तो शानवी थी वो आंखें खुले किए हुए लेटी थी। उसे आरज़ू का वो थप्पड़ सबसे ज़्यादा तकलीफ दे गया था, सबसे ज़्यादा। और दूसरे नंबर पर उसके पेरेंट्स की वो इंसल्ट, इतनी ज़्यादा नफ़रत हो चुकी थी उसे आरज़ू से। पर कहीं न कहीं दिल में मोहब्बत भी थी। प्यार को दिल से निकाल पाना इतना आसान नहीं होता है। नफ़रत कर सकते हैं पर कहीं न कहीं प्यार होता है दिल में हमारे, जो ईशानवी के अंदर था। ईशानवी तुम ठीक हो ना? आई एम ओके। डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है। तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की ईशानवी? इधर ईशानवी कोई जवाब नहीं देती और धीरे से वो बेड से उठने लगती है। ईशानवी रुको, तुम उठ नहीं सकती अभी। बानी, मुझे अकेला रहना है। ठीक है, हम लोग अभी हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, तुम घर चलो। देखे तो वो बानी उसे पकड़ती, क्योंकि ईशान को थोड़े से चक्कर आ रहे थे। कल से उसने कुछ खाया भी नहीं था और उसने सिर्फ अल्कोहल पी थी, इसलिए उसे चक्कर आ रहे थे। तो जो बानी होती है उसे पकड़ लेती है और नीचे लाती है कार में, उसे कार में बिठाती है और फिर इनकी कार होती है वो कपूर मैंशन की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जो ईशानवी होती है वो कपूर मैंशन में आती है और वो सीधे बानी की हेल्प से अपने रूम में चली जाती है। बानी उसे बेड पर लिटा देती है और तो थोड़ा उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है और एसी ऑन कर देती है। उसके पास बैठते हुए उसके सिर को सहलाती है और कहती है, क्या हालत बना ली है तुमने ईशानवी? भूल जाओ उस आरज़ू को। वो सिर्फ नाटक कर रही थी, उसने सिर्फ अपना बदला लिया और वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। भूल जाओ उसे। कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रही थी तुम पे वो। हाँ मानती हूँ कि तुमने उसके अब्बू की जॉब वो कर दी, पर लड़के से हुए जो बानी होती है वो रुक जाती, उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या कह रही है। बानी, हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। ईशानवी, बानी मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है पर अपना ख्याल रखना प्लीज़। हाँ, मैं अभी कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना है, तुम प्लीज़ जाओ, मुझे अकेले रहना है। ठीक है। दंगे तो जो बानी होती है वो खड़ी होती है और ईशानवी के रूम से निकल जाती है। जो ईशानवी होती है वो धीरे से हिम्मत करते हुए खड़ी होती है और आती है अपने मम्मी पापा की फ़ोटो के पास। उसके रूम में उसके मम्मी पापा यानी कि ईशानी और ईवा की एक बहुत ही बड़ी पिक लगी हुई थी, जैसा कि मैंने पहले बताया था। फिर वो उस पिक की तरफ देखते हुए अपने डैड यानी को ईशानी को टच कर दिया। डैड, यू आर राइट, कुछ लोग इज्जत के लायक नहीं होते, हर कोई इज्जत के लायक नहीं होता डैड।
हर कोई इज्जत के लायक नहीं होता, हर कोई प्यार के लायक नहीं होता। ये कहते हुए बस ईशानी की तरफ देख रही थी और फिर अपनी मॉम की तरफ देखते हुए अपनी मॉम को टच करती हुए कह दिया, यू आर लकी मॉम कि आपको डैड मिले जो आपसे इतना प्यार करते हैं। ये कहते हुए उन दोनों की तरफ देखती है, फिर आकर बेड पर बैठ जाती है एकदम शांत, ना आंखों में कोई आंसू थे ना फेस पे कोई एक्सप्रेशन। बस आकर वो बेड पर बैठ जाती है और बस पिलो से टेक लगाकर बस कुछ सोचने लगती है। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और बस कुछ सोच रही थी। और ऐसे ही ये पूरा दिन गुजर जाता है। पर इसके बीच जो बानी थी उसने शानवी को खाना और दवाई खिलाकर आराम से सुला दिया था। रात के 8 बज रहे थे और बानी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अकेले डिनर कर रही थी। दूसरी तरफ सिद्दीकी हाउस में आरजू सबके साथ डिनर कर रही थी। आरजू के अब्बू कहते हैं, हमजा बेटे और आरजू, आपका निकाह परसों के लिए तय हुआ है। कल हम निकाह की तैयारी करेंगे और परसों रात का आपका निकाह है। इधर जो हमजा होता है वो खुश होता है और कहता है, मामू साहब आप फिक्र ना करें, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा सारी तैयारियाँ करवाने में। नहीं हमजा बेटे, आप अपने निकाह पे ध्यान दें, शेरवानी खरीद लें जाके और आरजू के लिए लहंगा भी। कल आप दोनों लोग जाएं मार्केट में। जी मामू जान। हाँ आरजू, आरजू, हाँ हाँ हमजा, क्या हुआ आपको? कुछ कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ बेटे? हम आरजू, कुछ नहीं अब्बू, कुछ नहीं। आप कुछ सोच रही हैं क्या बेटे? नहीं, हमजा बोलते हैं, नहीं मामू जान, सोचना क्या है। उन जो 2 लड़कियों ने इतना तमाशा किया ना, बेचारी आरजू डर गई है ना आरजू? हाँ 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 हाँ, अब्बू हमें भूख नहीं है। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं अब्बू, बस खा लिया है बस। बेटे आप डरे ना, निकाह हो जाए सब सही हो जाएगा। जी अब्बू। चलिए हमारे कहने पे खाना खा लें। ये तो खुशी की बात है कि आपका निकाह हमजा के साथ होने जा रहा था, जिसके साथ आपका होना है, जिससे आप प्यार करती हैं। अब चलें खाना खाएं, कल बहुत सारी तैयारियां करनी है ना यमुना? जी भाईजान। इतना कहते हुए सभी लोग मुस्कुराते हैं। खाना खाकर जो आरजू होती हैं फिर आ जाती है रूम में। इधर जो हमजा था वो मामू जान के साथ मिलकर सबको ऑर्डर दे रहा था, मतलब केटरिंग वाले को बुला रहा था, डेकोरेशन वाले को, सारी चीज़ों को वो बुला रहा था। मतलब इनके अब्बू और हमजा ये सारी चीज़ें कर रहे थे। इधर कपूर मैंशन में जो बानी थी वो डिनर करके जाती है ईशानवी के रूम में। जैसे ही वो ईशानवी के रूम का दरवाज़ा खोलती है तो जो ईशानवी थी वो बेड पर बैठी हुई थी और लैपटॉप में कुछ कर रही थी। ईशानवी, चलो लैपटॉप रखो यार, क्या कर रही हो तुम? बानी मुझे कुछ काम है, डिस्टर्ब मत करो। ईशानवी, मैंने कहा ना, लीव मी अलोन, गो। बट ईशानवी, चलो अच्छा तुमने थोड़ा खाना खाया था? मैंने खा लिया, तुम जाओ। ईशानवी, अरे ओके ना? आई एम ओके, मैंने कहा जाओ, मुझे काम करना है। ओके। ये कहते हुए जो बानी थी वो ध्यान से देखती है ईशानवी की तरफ। मतलब जो बंदी अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी, अभी उसकी इतनी तबीयत ख़राब थी, वो बैठे हुए अब लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। इसलिए बानी थी वो हैरान थी और वो जानती थी कि ईशानवी थोड़ा सा दुखी है अंदर से। ईशानवी, अगर तुम्हें कोई किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो बता सकती हो। नो थैंक्स। मैं कॉफ़ी भेजूँ तुम्हारे लिए? हाँ, ब्लैक एस्प्रेसो भेज देना। ओके। इतना कहते हुए जो पानी होती है वो नीचे आती है और सर्वेंट से कॉफ़ी के लिए कह देती है। जो सर्वेंट था वो ईशानवी के लिए कॉफ़ी लेकर चले जाता है। जो ईशानवी होती है कॉफ़ी पीते हुए लैपटॉप पे कुछ कर रही थी। इधर उसे काम करते हुए लगभग 11 बज जाते हैं, फिर वो साइड में लैपटॉप रख देती है। इधर जो बानी थी वो भी अपने रूम में जाकर सो गई थी। दूसरी तरफ सिद्दीकी हाउस में रात हो चुकी थी पर फिर भी उनके घर में चहल पहल थी।
हमज़ा, आरज़ू के अब्बू, आरज़ू की अम्मी और यमुना सब इधर-उधर भाग रहे थे, क्योंकि परसों निकाह था तो तैयारियाँ ज़्यादा थी, इसीलिए पूरे घर में चहल-पहल थी। उन्होंने कुछ सर्वेंट्स भी बुला लिए थे जो मिठाई एंड सारी चीज़ें देखने वाले थे। रात में ही आरज़ू के अब्बू ने तैयारियाँ चालू कर दी थी। दूसरी तरफ आरज़ू के कमरे में आरज़ू लेटी हुई थी और धीरे से अपनी आँखें खोलती है। जैसे ही वो अपनी आँखें खोलती है ना, उनका चेहरे का कलर बिल्कुल उड़ जाता है। आप के सामने ईशान भी लेटी हुई थी, तो जो ईशान भी होती है वो तुरंत आरज़ू के ऊपर आती है और आरज़ू के फेस पे हाथ रखती है। आरज़ू बस ईशानवी की आंखों में देख रही थी, ईशानवी आरज़ू की आंखों में देख रही थी। क्या हुआ? आरज़ू हाथ हटाती है ईशानवी का और कहती है, आप ये क्या कर रही हैं? क्यों, मैं नहीं आ सकती यहाँ? आप क्या कर रही हैं? देखिए हमारे सामने हम हमारे ऊपर से उठे, हम आपसे मोहब्बत नहीं करते, उठे हमारे ऊपर से। तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करते हम आपसे प्यार, हमने बस नाटक किया था आपके साथ, सिर्फ नाटक। आपको बर्बाद करना चाहते थे, बर्बाद। जिस रात आपने हमारे अब्बू की कार जलाई ना, उस दिन हमने ठान लिया था कि आपको हम बर्बाद करके रहेंगे। हमने वही किया। सच में प्यार नहीं करती मुझसे? कुछ फील नहीं होता? नहीं होता, हटिए आप। उनके तो और भी थोड़ा सा धक्का देती है। ईशान भी हल्की सी स्माइल करती है। प्यार नहीं करती ना, कुछ फील नहीं होता, नहीं होता हमें फील। जो ईशान भी होती है हल्का सा मुस्कुरा कर आरज़ू के नेक पे अपनी लिप्स रख देती है और वहाँ पे अच्छी तरीके से सक करने लगती है, किस करने लगती है वहाँ पे। जो आरज़ू थी वो शानवी को दूर करने की कोशिश करती है लगभग 1-2 मिनट तक। शानवी आप हटे, हटे आप। क्योंकि तो वो दूर कर रही थी पर शानवी से खिसके जा रही थी। इधर जो आरज़ू दूर कर रही थी वो अब दूर करना बंद कर देती है। इधर जो शानवी थी वो हल्की सी बाइट करती है, आह! इतना कहते हुए जो आरज़ू थी उठ जाती है। अब उनकी आँखें खुल जाती है। क्या क्या ये सपना है हमारा? हम ये सपना देख भी कैसे सकते हैं? या अल्लाह, हमारा दिमाग। कहते हुए अपने सर को पकड़ लेती है। उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये एक सपना है। अक्सर जिसके बारे में हम कभी-कभी सोचते हैं या जब ज़्यादा किसी चीज़ की हद हो जाती है तो हमारे दिमाग और दिल पे हावी होने लगता है। जस्ट आरज़ू के साथ हो रहा था। या अल्लाह, हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारी ये तो उस सर को पकड़ लेती है। उन्हें ये सारे सीन याद आ रहे थे कि अभी-अभी उन्होंने क्या देखा। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम ये सोच भी नहीं सकते। हम नहीं सोच सकते ये। क्या हुआ आरज़ू? हमज़ा आप? हाँ, हम आपके रूम के बाहर से निकल रहे थे तो आप चीखी थोड़ा सा। नहीं, आप दरवाज़ा खोलें। जी हमज़ा, कहते हुए आरज़ू बेड से उतरती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। क्या हुआ आरज़ू? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो बस एक सपना देख लिया था। अच्छा, वैसे हमज़ा आपका हाथ सही है ना? आप आराम करें जाके ना, हम अब्बू की मदद करते हैं जाके। नहीं, आप रहने दीजिए। निकाह हम दोनों का है और मैं शौहर हूँ आपका होने वाला, तो सारी तैयारी मैं ही करूँगा। और ये हाथ है, ठीक हो जाएगा। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे दर्द नहीं होता, खासकर मर्द हूँ तो दर्द नहीं होगा। अच्छा, आप कार में चिल्ला रहे थे उसका क्या? वो तो हो जाता है कभी-कभी। अब शुरू-शुरू में तो दर्द हुआ था मुझे, कसम से। अच्छा, पर फिर भी आप आराम कर लें जाके। हाँ, मैं कर लूँगा आराम, आप आराम करें और ज़्यादा ना सोचें। वैसे आपने काम कमाल का किया। ना पहले हमें गुस्सा आई कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। फिर जब आपने कहा ना नाटक है ये सारी चीज़ें,
तो हमें ना दिल से सुकून पहुंचा था जो उन्होंने मामू जान के साथ किया, हमारे साथ किया। और पता है कांस्टेबल भी इन्हीं की रिक्वेस्ट पे हम बने हैं 10 दिन के लिए इंस्पेक्टर से। हमें पता है हम सब, इसलिए हमने बदला लिया। जब खुद के वालिद में बात आई तो इतना तिलमिला गई। हमारे अब्बू के साथ जो किया उसका क्या, यही बात तो है। चलो आप आराम करें, हम नीचे मामू जान की हेल्प करते हैं जाके। जी हम सब कहते हुए और जो दरवाज़ा बंद कर लेती है और आकर बेड पर लेट जाती है। पर ईशानवी की वो किस और वो रात का सीन आरज़ू भूले नहीं पा रही थी, नहीं भूले पा रही थी आरज़ू। इधर ऐसे ही रात गुजर जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो ईशानवी थी वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी। मानी उसे देख रही थी। कल इतना सब होने के बावजूद ईशानवी एकदम शांत तरीके से खाना खा रही थी। ईशानवी आर यू ओके ना? या आई एम ओके। मतलब तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? पेन तो नहीं हो रहा कहीं? मतलब पानी आई एम ओके। ओह इतना कहकर जब बानी होती है वो खाना खाने लगती है तभी बानी का फ़ोन रिंग होता है। और किसका कॉल है? ये कहते हुए बानी कॉल पिक करती है। हाँ मॉम। बानी तुम्हें इंदौर से बाहर मीटिंग के लिए जाना होगा। अब मैं तो वहाँ आ नहीं सकती और ईशानी मैम कल ही इंदौर से गई हैं तो तुम चली जाना। वैसे तो मैं ईशानवी को कहने वाली थी पर अभी सही नहीं रहेगा। मॉम ओके मैं चली जाऊँगी। और वैसे ईशानवी का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? मॉम उसका फ़ोन गलती से टूट गया था। एक्चुअली वो जा रही थी तो उसका फ़ोन गलती से गिर गया और टूट गया। ओके ठीक है तुम चली जाना। जी मॉम। ये कहते हुए जो बानी थी वो कॉल कट कर देती है। ईशानवी देखती है बानी की तरफ और कहती है क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मुझे इंदौर से बाहर जाना होगा। किस लिए? वो जो तुमने मीटिंग की थी ना उसी से रिलेटेड एक मीटिंग और है। बानी मेरा जो फ़ोन टूट गया था मुझे एक न्यू फ़ोन ला कर दो और पुराने फ़ोन का सारा डेटा न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र करवाओ अभी। ओके। वैसे ईशानवी तुम ठीक हो ना? नहीं मतलब जो कल आरज़ू ने तुम्हारे साथ इतना कह ही पाई थी बानी तभी जो ईशानवी होती है बहुत ही गुस्से में देखती है बानी की तरफ। उस लड़की का नाम मत लो मेरे सामने, समझ आई? पर ठीक है पर उसने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया तो है मैं तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगी। मैंने कहा तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगी। परेशान हुई उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है। मैंने कहा ना बानी उस लड़की का नाम नहीं लोगी मेरे सामने और ना ही उसके साथ कुछ करोगी। अब उसकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ना ही नाम लोगी उसका और ना ही उसके बारे में बात करोगी और ना ही उसके साथ कुछ करोगी। वो मेरे लिए अब कुछ नहीं है, समझी? हाँ सुनाई नहीं दिया तुम्हें? नहीं सुनाई दे गया, सुनाई दे गया। मैं फ़ोन तुम्हारे लिए न्यू अभी मंगाती हूँ, तुम्हारे सारे पुराने फ़ोन का डाटा उसमें ट्रांसफ़र करवाती हूँ। गुड। और इंदौर के बाहर मीटिंग के लिए तुम नहीं मैं जा रही हूँ। ईशानवी तुम्हारी हेल्थ सही नहीं है, तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। मैंने कहा ना बानी मीटिंग के लिए बाहर मैं जा रही हूँ तो मैं जा रही हूँ, समझ में आई बात? पर ईशानवी मैंने क्या कहा? ओके ठीक है। मैं कहते हुए जो बानी थी वो ईशानवी को देख रही थी और कहीं ना कहीं ये बात सही थी कि अगर ईशानवी बाहर जाएगी तो आरज़ू से मूव ऑन थोड़ा कर लेगी। आई मीन उसका ध्यान दूसरी तरफ चली जाएगा। ओके तुम चली जाना, मैं तुम्हारा फ़ोन ठीक करवा दूँगी। गुड। कहते हुए ईशानवी खाना खाने लगती है तभी वहाँ पे 2-3 बॉडीगार्ड्स आते हैं और बानी की तरफ देखते हुए कहते हैं बानी मैम। हाँ क्या हुआ? बानी मैम वो आपने कहा था ना नज़र रखने के लिए, तो अभी अभी पता चला है कि आरज़ू की निकाह हमज़ा के साथ तय हो गया है। वो परसों निकाह है उसका। तो जो शानवी खाना खा रही थी वो देखती है उस बॉडीगार्ड की तरफ। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है।
कि अब भी ईशानवी इंदौर से बाहर जाएगी ये जानने के बाद कि आरज़ू शादी कर रही है हमज़ा से। और अगर ईशानवी चली गई तो हमज़ा का निकाह हो जाएगा आरज़ू के साथ या बानी नेक्स्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या ईशानवी सच में इंदौर से बाहर चली जाएगी और आरज़ू की शादी हो जाएगी या कुछ और है? तो दिस पार्ट इज़ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, अपना ख़याल रखना, बाय बाय।